introducing डॉक्टर and passing this प्रीतम bill. मुंडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज इतने महत्वपूर्ण बिल के समर्थन में आपने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत आभारी हूं हमारे सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण बिल लाने की ये जो पहल की है, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मैं कल से काफी लोगों की बातें सुन रही हूं और बार बार ये सुनने में आ रहा है कि कैसे ये जो कानून बने थे वो ब्रिटिश राज में बने थे और गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें इन कानूनों को बदलने की जरूरत थी। एक और जहां हम लोग गुलामी से मुक्त होने की बात करे जा रहे हैं, वहीं पे हम लोग बार बार ब्रिटिश राज का जिक्र कर रहे हैं। ब्रिटिश तो आए हमारे देश में इस इरादे से थे कि हमारे देश को लूट सके, इस पे राज कर सके, वो तो अपने नहीं थे, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। पर ब्रिटिश जाने के बाद हमारे स्वतंत्र भारत की जो सरकारें बनी आज तक की, उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तो गुलामी से मुक्ति तो उनके विचारों से चाहिए थी, ना कि ब्रिटिशों के विचारों से। उनको क्या तकलीफ थी कि आज तक इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। आज इस बिल में केवल हम ना नाम का बदलाव ले रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया का भी बदलाव ला रहे हैं। ये समय की मांग थी, ये मांग है विकसित अमृतकालीन भारत की। अमृतकाल का महत्व क्या है? अमृत का महत्व महोदय ये होता है कि वो विष का प्रभाव कम कर सके, विष का प्रभाव नष्ट कर सके। तो ये जो विष है, जो गुलामी का विष था, जो अन्याय का विष था, या जिसे हम कह सके कि पॉलिसी पैरालिसिस का जो विष था, इसको नष्ट करने की इस अमृतकाल की मांग थी। और इस मांग को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में आज अमित शाह जी ये बिल लेके आए हैं। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें काफी सारे मुद्दे हैं जिसपे मेरे पूर्व काफी सांसद बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो मुद्दे ना दोहराऊं, पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगा जीरो एफआईआर का, इससे काफी हद तक जो लोग परेशान हैं उनको सहूलियत मिलने वाली है। जहां पे हम लोग वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं, आधार कार्ड लेके आए हैं, हम लोग पूरे देश के लिए एक हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। वहीं पे अगर किसी पुलिस स्टेशन के हद में अगर कोई क्राइम ना घटा हो तो वहां उसका एफआईआर दर्ज ना किया जाना, ये बहुत ही तकलीफदेह था। इसको मिटाने का प्रावधान इस बिल में रखा है। इसका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के जो खिलाफ कानून बने हैं उनको और सख्त बनाया और इसके साथ ही महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा है। पर ये करते हुए कुछ मुद्दे हैं जिन पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। कल बात करते हुए हमारी सहयोगी सांसद जसकौर मीना जी ने जो बात उठाई कि जनजाति समूह को इसके दायरे में लाने के बारे में भी कुछ सोच सरकार को रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्ट्स हैं, पर जो जनरल कानून है उनके साथ साइबर क्राइम ये एक आज के समय की बहुत ही चिंताजनक घटना, मेरे हिसाब से नहीं सबके हिसाब से वो बहुत चिंताजनक मुद्दा है। साइबर क्राइम में अलग अलग तरीके के क्राइम्स हैं जिसपे अलग अलग कड़े कानून बनने की जरूरत है। उसमें सेक्सुअल भी हो गया, फाइनेंशियल क्राइम्स भी बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं। अलग अलग बैंकों के नाम पे लोग सामने आ करके जो लोग अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पूरा पैसा लूट जाता है। तो ऐसी भी जो घटनाएं घटती है उन पे भी कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा साइबर क्राइम के माध्यम से जो टेररिज्म की भी घटनाएं बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, इस पे भी ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। मैं और एक मुद्दा कहना चाहूंगी कि इन धाराओं को पुख्ता करने के लिए प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेस जो सेक्शन 15A एससी और एसटी एक्ट 1989 की अमेंडमेंट जो 2016 में बनी उसमें था। आज हम महिलाओं के सशक्तिकरण की जहां बात कर रहे हैं, वहां इस धारा में क्या हम प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स और उनके राइट्स के बारे में कुछ अगर स्पेसिफिकेशन हो, इसमें जो क्लैरिटी आ जाए, तो लोग भी आगे आके अपने खिलाफ करने वाले जुर्म के बारे में आगे आके बात करेंगे। तो इसके बारे में भी सरकार की तरफ से मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगी। और मुझे लगता है कि जहां
लोगों के दिल में अगर आपका इरादा नेक है, आपकी सोच सही है और आप काम करने के लिए आगे आते हैं तो आपको बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में मैं उदाहरण देना चाहूंगी। जब गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तब उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो अपने कदम उठाए उसके चलते मुंबई को गैंग वॉर फ्री करने में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और लोग आज तक इस घटना का उल्लेख करते हैं। तो जब इरादा नेक हो, सोच सही हो, आप उस दिशा में अगर कदम बढ़ाएंगे तो जरूर सफलता आपको प्राप्त होती है। और आज ये जो बदलाव हम ला रहे हैं वो बदलाव देखते हुए मुझे कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि ये आने वाले मोदी जी के नेतृत्व में ही थे। मोदी जी का नाम बदलने से जो लोगों को ऐतराज है, मुझे लगता है कि जब आप नाम बदलते हैं तो सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, आप सोच भी बदल रहे हैं। जैसे हम इसके पहले हमने देखा था कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांग ना कह के उनको दिव्यांग कहा जाए। ये जब सिर्फ एक शब्द मोदी जी ने बदला तो लोगों का उनकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। आज एखादे जिले का या एखादे राज्य का कोई भी छोटा सा गांव है, कस्बा है, वो अगर उसको हम लोग आखिरी छोर बोलते थे तो उसको आज फर्स्ट विलेज की तरह देखने की सोच मोदी जी ने रखी है। तो इस सोच को आगे लेके जाने वाले हमारे बहुत ही एक मिनट हमारे बहुत ही, जिनको हम कह सके कि जिनका सीना फौलाद का है और दिल मोम का है, ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं जो 370 जैसा रद्द कर सकते हैं और इसी संसद में सबके सामने ये बोल सकते हैं कि पीओके वगैरह कुछ नहीं, कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। ये फौलादी जो दिखा सकता है वही गृह मंत्री इतनी बड़ी बदलाव अपने सीआरपीसी और आईपीसी के कानूनों में ला सकते हैं। मैं अमित भाई शाह का इस माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इनकी सोच को अपना समर्थन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पूनम महाजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया इसलिए भी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम गांधी जी की प्रतिमा के वहां से आए हैं। हम सब महिला सांसदों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का विरोध किया कि जिस प्रकार से भारतीय संसद और इस भारतीय संसद को हमें संविधान ने जो ताकत दी और जनता ने यहाँ पे हमें चुन के लाया, उस भारतीय संसद में जिस प्रकार से नाटक गृह की तरह नाटकीय कार्यक्रम ऑपोजिशन की पार्टियां कर रहे हैं, उसका हम महिलाएं विरोध कर रही थी। और आज मैं इस अपनी वाणी की अपनी भाषण को शुरुआत करने से पहले भी उसका विरोध करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारे सांसदों ने उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया और जिस प्रकार से अपमान किया और उनकी जाति का अपमान किया, उनकी कुर्सी का अपमान किया और उनके जिस प्रकार से भारतीय संसद का अपमान किया, ऐसी थिएट्रिक्स के लिए ये नाटक गृह नहीं है, संसद है, वो याद रखें। शेम सर, शेम। ठीक है। इस पे मुझे अरुण जेटली की एक बात याद आई। अरुण जेटली जी को हम हर वक्त याद करते हैं, सबसे उम्दा कानून मंत्री, हमारे सबसे अच्छे नेता थे। उन्होंने एक बार कहा था ऑपोजिशन को कि इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, इस मोड़ पर घबरा के थम न जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। अभी नया बिल आ रहा है, भारत का नवनिर्माण हो रहा है, तो जब बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे चलने को क्यों आप, डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से आप, हम आगे आगे चलते हैं, आ जाइए आप। जब भारत को हम आगे ले जाना चाहते हैं, भारत की संसद में लोकतंत्र को साथ में मूल्यों को ले जाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि भारत की संसद को नाटक गृह न बना के इस संसद का अपमान रखे और अपमान न करे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने हर चीज, जब से सरकार आई है 2014 से, ये भारत सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, हर किसी तबके के लिए समर्पित की। और मुझे अच्छा भी लगता है जब उन्होंने कहा था इट हैज टू बी ए वुमेन लेड डेवलपमेंट, कि महिला को उस बीच में रख के भारत जब आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा, तो भारत और पुरजोर रूप से आगे जा सकता है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर कोई बिल, हर कोई कानून, ये भारत की जनता, हर प्रकार की जनता, हर प्रकार का तबका को विचार करके ही ये कानून लाया गया है।
अमित भाई को धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि कश्मीर भारत का शीर्ष है और हमारा वी कॉल इट क्राउन ऑफ इंडिया। कश्मीर हमारा मुकुट है, हमारी जान है, हमारा आत्मा है। ये हम सिर्फ भाषणों में कहते जा रहे थे और लड़ रहे थे, लेकिन कथनी और करनी में फर्क भारतीय जनता पार्टी दिखाती नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार लाई और धारा 370 हटा के हमारे अमित शाह ने यह दिखाया कि कश्मीर भारत का मुकुट है और उसका सम्मान हम करके दिखाएंगे। तो हर कोई कानून इसी रूप से भारत के सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए, लोगों के लिए और लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए है। हर कोई कह रहा है यहां पे गुलामी की मानसिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं। 1860 में ये कानून बनाए थे। ये कानून वॉज टू कंट्रोल द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट टू गवर्न द पीपल ऑफ इंडिया, जो 1860 में बनाए। और आज 2003 में जब ये कानून अलग रूप से बन के आ रहे हैं, इज टू गवर्न एंड रिफॉर्म द कानून को रिफॉर्म करके उसको समाज को कैसे आगे ले जाए, इसके लिए इन कानूनों को बनाया है। 2 साल लग गए, ठीक है, मानसिकता से तोड़ के आगे बढ़ने के लिए समय लगता है। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा बोला यहाँ पे कि अंग्रेज और कांग्रेस एक जैसे ही थे और उसी रूप से उन्होंने भी कानून आगे बढ़ाए। लेकिन आज नई सुबह आई है। इस नई सुबह में नागरिक की सुरक्षा भी होगी, कानून में सुधार भी होंगे और समाज का सम्मान भी होगा। मैं संक्षिप्त रूप में सिर्फ कहना चाहती हूँ, यहाँ पे एवरीबडी स्पोक अबाउट कैसे कानून रिफॉर्म हो रहे, सब हो रहा है। मैं 2 चीजों पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन सुधारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। क्रूएल्टी इज डिफाइंड स्पेसिफिकली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री अगेंस्ट वुमेन। मेंटल इलनेस इज अ वेरी वाइडली डिफाइंड इशू, तो मेंटल इलनेस को अनसाउंड माइंड के हिसाब से भी उसको देखा गया है। एक बहुत अच्छी बात की है, छोटे छोटे, माफ करिए, चोर उचक्के हम कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं होती और गलतियां करते हैं, तो उनको जेल में डाल के जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा उनको कम्युनिटी सर्विस में लाके समाज में काम करने के लिए, समाज में सुधारक रूप से देने के लिए जरूरत है। मैं सिर्फ संक्षेप में 1 मिनट में बात कहूंगी, जिसके लिए मैं यहां खड़ी हूं। मेरे साथी सब बोल चुके हैं, सब बोलने वालों के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए सब खड़े। मैं बोलना चाहती हूं जो बोल नहीं सकते, मासूम जानवर। भारत की संस्कृति, भारत की हिंदू संस्कृति, विचारधारा, ये सब कुछ मनुष्य और प्रकृति को, विचार को लेके साथ में चलती है। मनुष्य और प्राणी साथ में रहते हैं। प्राणी विशेषकर हमारे भगवान भी लेकर चलते हैं। हर भगवान भारतीय हिंदू संस्कृति में, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं प्राणी जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति जरूरी है। हम ये भी कहते हैं गौ माता के अंदर सारे भगवान है, उनको नमस्कार कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन वो आधा स्ट्राइक डाउन किया था कि 2 कंसेशन लोगों पे सेक्स जो है उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये गांव और शहर की बात नहीं है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है और उनपे अभी कल जाके कभी गौ माता पे या किसी भी प्राणी पे एक प्रकार के लैंगिक अत्याचार हर जगह होते हैं। जब अभी उस ऐसे आदमी को पकड़ना हो तो आज धारा 377 तो थोड़ी बची हुई है प्राणियों के लिए, लेकिन वो बीएनएस पे नहीं है। तो इसका कहीं प्राणियों पे अत्याचार होने के लिए प्रावधान आप कर सकते हो, उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 में कहा जाए कि स्टेट हैज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल टू सच असॉल्ट, उसमें प्राणी भी आते हैं। पीसीए एक्ट जब तक अमेंड नहीं होता तब तक 428 में से आप 325 आपने किया है, लेकिन प्राणियों को तकलीफ हो तो 50 रुपए में आदमी छूट जाता है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार करो, प्राणियों को मार डालो, लेकिन तब तक ये प्राविधान कर सके कि कड़ी सजा वैसी ही रही जो धारा 377 में प्राणियों में तकलीफ देने वाली होती है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्राविधान को देखा जाए, ये बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी, महात्मा गांधी जी ने कहा है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। तो हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेके बढ़े। धारा 377 में जो प्राणियों पे अत्याचार होने वाली बात है, जो बीएनएस में नहीं है, उस प्राविधान को फिर से आप देखें तो जब अत्याचार होता है, बड़े क्रिमिनल छोटे छोटे बेजुबान पे ही अत्याचार करके बड़े होते हैं। इस विचारधारा को रोकने के लिए इसको आप जारी रखें, कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी।